हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2022 यूपीपीसीएस टॉपर दिव्या सिकरवार डिप्टी कलेक्टर रैंक 1 उनकी कॉपी को देखेंगे। टेस्ट नंबर 57 दिव्या सिकरवार, इन्होंने मैक आईएएस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। तो चलिए बताते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अरिस्टोटल की नैतिक विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अरिस्टोटल ग्रीक के महान दार्शनिक थे और इन्होंने फिर अंडरलाइन कर दी है। इन्होंने नैतिक व्यवस्था की अवधारणा सद्गुण के माध्यम से प्रस्तुत की। फिर इस तरीके से करने के बाद फिर इन्होंने आगे बढ़ाया और फिर इन्होंने लिखा है, सद्गुण से आशय उन नैतिक आदर्शों से है जिन्हें व्यक्ति कठोर अभ्यास से अर्जित करता है। फिर आगे उन्होंने लिखा है, अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक में गोल्डन मीन मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने नैतिकता को प्रदर्शित किया है। फिर उन्होंने एक पॉइंट डाला और बिंदी से रख दी छोटे से, ये ठीक है, ब्लॉट पॉइंट्स बोलते हैं इसको। अरिस्टोटल की नैतिक विचारधारा, इस तरीके से हेडिंग डाली और फिर उन्होंने लिखा है इस तरीके से, अरिस्टोटल ने सद्गुणों की व्याख्या करते हुए कहा है कि नैतिक व्यक्ति में सद्गुणों का होना आवश्यक है। फिर दूसरे में लिखा उन्होंने 4 नैतिक सद्गुण बताए, विवेक, संयम, साहस और न्याय। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने व्याख्या करी, ये बताया क्वेश्चन का सॉल्व। फिर आगे देखते हैं। अरिस्टोटल ने विवेक को सर्वोच्च सद्गुण बताया। उन्होंने कहा है कि विवेकपूर्ण मनुष्य नैतिक व अनैतिक कृत्यों में अंतर स्थापित कर सकता है। फिर आगे उन्होंने बताया, विवेक से अन्य सद्गुणों की प्राप्ति की जा सकती है, जैसे संयम, साहस तथा न्याय। अब जैसे कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने जब एक एक पॉइंट्स लिखा तो उन्होंने बस थोड़ा सा छोटा सा ही बना के किया, मात्र 1, 2, 3 लाइन का, है ना। इस तरीके से आपको भी इसी तरीके से करना, जिसको कोई पढ़ रहा है तो उसको जल्दी से समझ में आए, उसका टाइम वेस्ट नहीं और एकदम सटीक, है ना। फिर आगे देखिए कैसे लिखा है उन्होंने, अरिस्टोटल की नैतिक विचारधारा के अनुसार सद्गुण व्यक्ति ही शुभ जीवन की प्राप्ति कर सकता है। इस तरीके से उन्होंने लिखा है। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर इन्होंने लिखा है, हालांकि अरिस्टोटल को इनकी विचारधारा को लेकर आलोचना भी देखनी पड़ी है दोस्तों। ये अपने नैतिक सिद्धांत में स्त्रियों, दासों को मनुष्य नहीं मानते, राज्य की प्रभुत्ता को भी अधिक महत्व देते हैं। इस तरीके से अतः इस तरीके से उन्होंने लिखा, मैं सद्गुण व्यक्ति के जीवन के लिए कामदायक होते हैं। इस तरीके से उन्होंने किया है। फिर आगे दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। प्लेटो के विचारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। फिर उन्होंने कैसे वर्णन किया उसके बारे में देखते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो, महान ग्रीक दार्शनिक अरिस्टो के गुरु थे प्लेटो। ठीक है, उन्होंने नीति शास्त्र में सद्गुण विचारधारा पर जोर दिया है। इस तरीके से उन्होंने करने के बाद जो कई वर्ड से उन्होंने अंडरलाइन खींच दी है ना, तो जिससे कोई पढ़ रहा है तो उसको समझ में आए जो मेन शब्द है वर्ड। ठीक है, फिर उन्होंने ब्लॉट पॉइंट्स बनाया और लिखा है, प्लेटो ने अपनी नैतिक विचारधारा को सद्गुणों के माध्यम से समझाया है। फिर आगे बताया उन्होंने 4 सद्गुण बताए तथा उन्हीं के आधार पर विभाजन किया। यह सद्गुण शुभ जीवन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस तरीके से फिर आगे बताया उन्हें, उदाहरण के तौर पर साहस, संयम, न्याय और विवेक। यही जो पहले वाले में बताया, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने बता दिया। फिर ब्लॉट पॉइंट डाला। फिर बताया, जहाँ अरिस्टोटल ने विवेक को सर्वोच्च सद्गुण माना, वहीं प्लेटो ने न्याय को सर्वोच्च सद्गुण माना तथा संयम, साहस, विवेक के माध्यम से न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर आगे उन्होंने ब्लू पॉइंट्स फिर आगे उन्होंने बताया, प्लेटो ने राजा, व्यापारी तथा प्रशासन और सैनिक के लिए अलग अलग 2 सद्गुण बताए। जैसे कि अलग अलग लिखना, तो 2 शब्द उन्होंने अलग किया और 2 बना दिया। इस तरीके से उन्होंने बताया सद्गुण बताया गया है, राजा, न्याय, व्यापारी, संयम, विवेक। अब जैसे कि राजा, उन्होंने डैश किया, न्याय, फिर कॉमा लगाया, फिर व्यापारी, फिर संयम, विवेक, फिर अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद सैनिक, फिर किया, सैनिक के बाद डैश और फिर साहस। इस तरीके से लिख दिया उन्होंने। फिर आगे देखते हैं। फिर उन्होंने ब्लॉट पॉइंट्स बनाया। फिर लिखा है, प्लेटो के विचारों की पश्चिम दर्शन में आलोचना भी हुई है। प्लेटो पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि सोचने समझने नैतिकता का निर्णय व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। इस परिप्रेक्ष्य में न्याय को सर्वोच्च सद्गुण कैसे कहा जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने बताया दोस्तों।
ठीक है। अतः यह कह सकते हैं कि सद्गुण मानव जीवन को संयमित करते हैं। सद्गुण उच्च मूल्यों की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन उन्होंने था सुकरात के नैतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन का आंसर दिया सुकरात का जन्म ग्रीक में हुआ था। उन्होंने लिखा है ये महान ग्रीक दार्शनिकों में है, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। और फिर उन्होंने पॉइंट डाला और लिखा है सुकरात के नैतिक विचार, और फिर उन्होंने लिखती चली गई हैं। फिर लिखा उन्होंने सुकरात ने नैतिक विचारों को स्पष्ट करते हुए सद्गुणों की व्याख्या की तथा ज्ञान को सर्वोच्च सद्गुण माना है। मात्र 3 लाइन में उन्होंने बात बता दी, इतनी सटीक बात। फिर उन्होंने आगे बढ़ी, फिर बताया उन्होंने ग्रीक के अंधकार युग में राजा के वर्चस्व पर प्रश्न उठाए तथा राजा के नैतिक होने की तथा नैतिक विचारों को समाज में फैलाने पर जोर दिया है। फिर आगे बढ़ी है, फिर उन्होंने लिखा है सुकरात ने कहा कि ज्ञान के माध्यम से समाज नैतिक प्रगति कर सकता है, इस तरीके से। और फिर आगे लिखा उन्होंने अतः सुकरात के नैतिक विचारों ने ग्रीक में नवचेतना जागृत की। इन्हीं विचारों की वजह से उन्हें मृत्युदंड की सजा हुई थी दोस्तों, उन्हें मृत्युदंड की सजा हुई थी। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया है दोस्तों। और फिर क्वेश्चन 4 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन 4 क्या, कांट की अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित विचारधारा को स्पष्ट कीजिए, साथ ही यह बताइए कि यह मानव जीवन के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने बताया है कांट जर्मनी के दार्शनिक थे। इन्होंने शुभ जीवन की प्राप्ति के फिर 2 बार लिख दिया उन्होंने, कर्तव्य के लिए सिद्धांत, कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत, इस तरीके से हेडिंग डाली। फिर उन्होंने लिखा है प्रतिपादित किए हैं कांट का यह सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता के कर्म के सिद्धांत से मिलता है। और आगे समझते हैं कांट की कर्तव्य के लिए कर्तव्य की विचारधारा। कांट ने विशुद्ध कर्तव्य चेतना के लिए ऐसे लिख दिया उन्होंने, ठीक है। कहा है कि मनुष्य को परिस्थितियों, जैसे एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, कांट ने विशुद्ध कर्तव्य चेतना के लिए कहा कि मनुष्य को परिस्थितियों, इस तरीके से गलत हो गया यहाँ पर, ऐसे लिख लेना चाहिए था। कांट ने विशुद्ध कर्तव्य चेतना के लिए कहा कि मनुष्य को परिस्थितियों, व्यक्तिगत लाभ, प्रयोजनों आदि के ये क्या लिखा है, प्रलोभनों लिखा से मुक्त होकर सिर्फ इस भावना से कर्म करना चाहिए। उसका यह कर्तव्य है कि वह कर्म करे, इस तरीके से उन्होंने लिखा। और अंडरलाइन काफ़ी जगह किया उन्होंने, तो सही है। जब वो टॉपर बनी है तो उन्होंने सही लिखा है, ठीक है, अच्छा ही लिखा है, सही है, समझ में आ रहा है। और जब हम पढ़ रहे हो एकदम सटीक से, जब एक लाइन पढ़ रहे तो एकदम दिमाग में बैठ रहा है कि हाँ ये बात एकदम सही है। आगे कांट कहते हैं कि व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना अपनी विशुद्ध कर्तव्य चेतना को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य के लिए कर्म करना चाहिए। जहाँ गीता में कर्म आवश्यक मिलेगा पर जोर दिया गया, वहीं कांट के नियम में यह निश्चित नहीं कि फल मिले, वहाँ निश्चित नहीं है, लेकिन गीता में तो कहा ही है। भगवान श्री कृष्ण आए और समझते कांट की विचारधारा मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी। और ज़्यादातर मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा चाहत में कर्म करते हैं, वही यह विचारधारा मनुष्य की फल प्राप्ति चाहत को कम करती है तथा कर्तव्य भावना जागृत करती है, अतः यह मनुष्य को सिर्फ जीवन की प्राप्ति की ओर ले जाती है। तो ये 8 पेज की इनकी कॉपी थी दोस्तों, और इस तरीके से इन्होंने 4 क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किए इसका। तो इससे हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया मिला, काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। तो आपको भी इस तरीके से अपना क्वेश्चन करना होगा दोस्तों। उन्होंने मेक IAS का की है और उन्होंने बोला भी है काफ़ी इंटरव्यू, एक आध में बोला, ज़्यादा बताते नहीं है प्रॉपर। आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो।